नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द फायर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट कर रहे थे और इन्वायरमेंट में हम लोग कल पढ़े थे जल। ठीक है, जल का महत्व देखे थे, जल का स्रोत पढ़े थे, जल का वितरण देखे थे, जल प्रदूषण और उसके कारक तथा निवारक के बारे में पढ़ा था। और आज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे 20वें लेक्चर में। आज ये आपका 20th लेक्चर है, 20वां लेक्चर इन्वायरमेंट का, यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे वायु। वायु क्या है, वायु के संगठक कौन कौन से हैं, वायु के कौन सा गुण होता है, वायुमंडल और वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, और वायु का उपयोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है, और वायु प्रदूषण का कौन सा कारक है, इसके क्या प्रभाव होते हैं और इसका क्या उपाय है। ठीक है, और वायु दाब क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वायु दाब। जो लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, 19 लेक्चर जो आपके इन्वायरमेंट के हो चुके हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर, रामबाड़ वाले प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, मैथ और इन्वायरमेंट दोनों की। ठीक, वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण होता है। तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैसों के अलावा धूल के कण, जलवाष्प पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना, 78% पाया जाता है लगभग। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। वहीं आर्गन जो है सबसे चौथी गैस, महत्वपूर्ण गैस है, और इसके बाद जलवाष्प भाप के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे वायुमंडल में मुख्यतः 4 गैसें पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। कौन कौन सी है उसका इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपका देखिए यहाँ पूरा जो है, ये आपका जो है कितना, नाइट्रोजन 78%। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ से यहाँ लेकर एक ऑक्सीजन, ठीक है, O2 N2। इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है थोड़ा सा, इसमें आपका CO2 है। ठीक है, ऑर्गन है। ठीक, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, कितना, 78%। इसके बाद ऑक्सीजन है, कितना, 21%। उसके बाद CO2 है, कितना, 0.03%। उसके बाद ऑर्गन है। ठीक है, तो ये 4 गैसें आप सीरीज में याद करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो ये 4 गैसें आप जरूर याद करिएगा। इसके बाद जो है इसमें अन्य गैसें, धूल के कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक, तो अब हमने देख लिया, अब थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा जो नाइट्रोजन गैस होता है, ये ज्वलनशील नहीं होता है। ठीक है, कभी भी आग लगेगा तो नाइट्रोजन की वजह से आग नहीं लगता है, ये जलने में सहायक नहीं होती है। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट हैश टैग कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन में लगभग आता ही आता है। और इस चैप्टर से आपका टेट में 4 क्वेश्चन अकेले आता है सिर्फ वायु से। ठीक, तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग समझिए, नोट बनाइए और देखिएगा, सुनिएगा। ठीक, जिनको वीडियो स्लो लग रहा है वो वीडियो की क्वालिटी को 1.50 या 1.25 वर्जन रेशियो में देख सकते हैं। ठीक, तो हमने बताया कि नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यह गैस ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है, यह जलने में सहायक नहीं होती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, ऑक्सीजन जो है ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में, और ये 21% पाया जाता है, और यह ज्वलनशील होता है, यानी ऑक्सीजन जो है आग लगने में मदद करता है। ठीक है, एसिटिलीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो है आग लगने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे वेल्डिंग वाली मशीन होता है जो जलता है, तो उसमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं होता है, तभी वो जलता है। ठीक, और ऑक्सीजन जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे मनुष्य है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसी तरीके से ये जीव जंतुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है। तीसरा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा, CO2, जो 1% में है, उसमें आपका CO2 तीसरा महत्वपूर्ण गैस है, जो 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी क्या महत्वपूर्ण, यह जो है पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है पृथ्वी को, जब पृथ्वी वो ठंडी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गर्म करती है पृथ्वी को, तो उसका संतुलन बनाए रखती है। ठीक, और चौथा हमारा जो गैस है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आर्गन। इसके बाद जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन यही जब CO2 आपका जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होता है, यही होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, हरित गृह प्रभाव इसी को आप कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाती है, इसकी अधिकता हो जाती है, पृथ्वी हमारी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तब क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है करने लगता है। यही होता है हरित गृह प्रभाव। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट
या हरित गृह प्रभाव। ठीक, आइए इसको जरा हम लोग अच्छे समझते हैं क्या होता है। जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से अधिक हो जाता है तो उसे हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इसको जीन वैस्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने पहचाना था? जीन वेस्टियनस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। ठीक है, अब आइए हम लोग ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, इसके कौन कौन से कारण है? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण देखते हैं। ठीक, ये क्या होता है, वायुमंडल में जब हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आपका होता है CH4 यानी मेथेन, और तीसरे नंबर पे होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथे नंबर पे होता है जलवाष्प। तो आपको 2018 के जो टेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी पाई जाती है, तो पहले नंबर पे हमारा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर मेथेन, तीसरे नंबर पे हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथे नंबर पर जलवाष्प। तो इतने जो है हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो भैंस और गाय आप देखते होंगे क्या करती हैं? जुगाली करती हैं। जो भैंस मुख से अपने गज्जा निकालती हैं उसी को हम लोग जुगाली बोलते हैं। धान के खेत से आपका मेथेन निकलता है। ठीक है, और जो दीमक चालते हैं जमीन को, दीमक, वहाँ से आपका मेथेन निकलता है। तो धान के खेतों से, भैंसों की जुगाली से, और दीमक के चालने से, और जलवाष्प नाइट्रस ऑक्साइड जो लॉफिंग गैस होती है ये आपकी N2 होती है, और CH4 मेथेन प्राकृतिक गैस होती है, बायोगैस होती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकृति में 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस तरीके से जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पृथ्वी पर अधिक हो जाती है, पृथ्वी हमारी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तब ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है कि पहाड़ों का जो बर्फ होता है वो पिघलने लगता है, पहाड़ों का बर्फ पिघलने लगता है, और जब पहाड़ का बर्फ जब पिघलेगा तो ये जो समुद्र हैं उनमें जल ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा, और इसके किनारे जितने शहर रहेंगे, जैसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, 2030 तक वैज्ञानिकों का मानना है कि वो डूब जाएगी। ठीक है, तो वो डूबने लगते हैं। और इसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग कारण जो इसका प्रभाव होता है वो होता है कि पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन बढ़ जाते हैं। कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशन की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वायुमंडल जो हमने देखा कि हमारे वायुमंडल में जो 4 मुख्यतः गैसें पाई जाती थी, कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। तो आप लोग बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? ठीक है, CO2 कितने परसेंट पाई जाती है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों तरफ यानी एटमॉस्फियर होता है वायुमंडल। ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल मुख्यतः कई परतों में विभाजित होती है। ठीक है, आइए हम लोग उसके परतों के बारे में समझते हैं जरा। ठीक, तो ये जो है 5 परत में पाई जाती है। पहला आपका है क्षोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा आपका आयन मंडल, पांचवा आपका बहिर्मंडल। तो इस तरीके से क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर मैं लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को कहते हैं मिजोस्फेयर, बाह्य मंडल या आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फेयर, वहीं बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। एक्सो मतलब होता है बाहरी, आप कहते होंगे एग्जिट कर जाइए, बाहर निकाल जाइए, तो एग्जिट से बना है एक्सो, तो एक्सोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल, बाहर का मंडल, सबसे ऊपरी मंडल। ठीक, तो यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, और उसको हम समझते हैं कैसे? चार्ट के माध्यम से। कैसे समझेंगे? चार्ट के माध्यम से। हमारा जो सबसे निचली परत होता है वो होता है क्षोभ मंडल, जो इसमें मौसमी परिवर्तन की घटनाएं सारी होती हैं, और यह मुख्यतः पृथ्वी से जो है 8 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। समताप मंडल, ठीक है, 18 किलोमीटर के बाद जहाँ पे फ्लाइटें चलती हैं, यहाँ समताप मतलब इक्वल टेम्परेचर रहेगा, समान तापमान रहता है, इसीलिए फ्लाइट का चलना समताप मंडल में उड़ती है आपका। मध्य मंडल और आयन मंडल संचार के लिए, बहिर्मंडल, इनका हम चलिए चार्ट के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि आप पहले क्षोभ मंडल है आपका, सबसे निचली परत है। हम एक एक मंडल का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं अब इसमें। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, 2018 में, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो भारत का, छोटी से लेकर बड़ी, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस ट्रोपोस्फेयर हम लोग देख रहे हैं, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पूछ लिया जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल है, यानी ट्रोपोस्फेयर। और यह जो है 8 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है,
8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर होता है क्षोभ मंडल। ठीक, और इसमें क्या होता है, जैसे आंधी आना, बर्फ का गिरना, ठीक है, बादलों का बनना, ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। यानी आप कह सकते हैं कि मौसमी घटनाएं जो हैं, मौसमी संबंधित घटनाएं जो इतनी भी होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में जितनी ऊपर आप जाएंगे तो 165 मीटर हर ऊंचाई पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है घट जाता है, यानी ठंडी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है ऊपर जाने पर। ठीक, इतनी बातें यहाँ से हमारी हो गई। अब चलिए दूसरा देखते हैं, हमारा है समताप मंडल। और समताप मतलब समझ रहे हैं, समताप मतलब समान ताप, इक्वल टेम्परेचर। यहाँ का तापमान जो है समान रहता है और यहाँ किसी तरह का मौसमी परिवर्तन घटनाएं नहीं होती हैं, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और कोई जलवायु परिवर्तन इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये समताप है, समान ताप है। और इसीलिए यहाँ पर वायुयान या फ्लाइट जो है आप कह सकते हैं ये इसी मंडल में उड़ाया जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो ये समताप मंडल में उड़ाया जाता है। और इसी मंडल में आपका ओजोन गैस की परत पाई जाती है, O3, ये फार्मूला है ओजोन गैस का। और ओजोन गैस का जो परत है वो कहाँ पाई जाती है, ओजोन गैस की परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, अगर पृथ्वी पर ओजोन किरणें, पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी तो क्या होगा कि आदमी को त्वचा कैंसर हो जाएगा। कौन सा, स्किन कैंसर। तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सा नुकसान पहुंचता है, तो उसको जो है त्वचा कैंसर हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट ए सबसे खतरनाक होता है। कौन सा, अल्ट्रावायलेट ए, यूवी, यानी अल्ट्रावायलेट ए जो होता है किरण, वो सबसे खतरनाक किरण माना जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, अब हमारा तीसरा है वो है मध्यमंडल। अब देखेंगे मेसोस्फीयर मध्यमंडल, ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, 50 किलोमीटर से बीच लेकर 80 किलोमीटर के बीच में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ लगभग आप -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाएंगे। ठीक है, और इसी मंडल में जो है उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। जो आपके उल्का पिंड होते हैं वो इसी मंडल में गिरकर जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किसमें, मध्यमंडल में, मेसोस्फीयर में। ये 80 किलोमीटर तक होता है। फिर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है बाह्य या आयन मंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस मंडल में इसकी जो होती है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है और इस मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित कर दिया जाता है, जिससे हम लोग रेडियो, टेलीविजन, फोन का उपयोग कर पाते हैं। जितनी भी संचार जैसी संबंधित घटनाएं होंगी, ठीक है, कम्युनिकेशन, संचार तकनीकी की जो भी विषय होंगे, ये सब यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह इसी मंडल के लिए। ठीक, और इसमें जो है उल्का पिंड जलना शुरू होता है इस मंडल में। जैसे हमने पढ़ा मध्यमंडल में उल्का पिंड राख हो जाता है जल के, लेकिन जलना जो है शुरू कहाँ होता है, वो मध्यमंडल में शुरू होता है। तभी तो नीचे जाएगा, जलना शुरू होगा, यहाँ नीचे जाएगा और मध्यमंडल में भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। ठीक, हमने देख लिया आयनोस्फीयर। अब हमारा आखिरी ये पांचवा मंडल वो है बहिर्मंडल, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे एक्सोस्फीयर। तो आपको अंग्रेजी भी याद करना है, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्वेश्चन का बदल गया है, अंग्रेजी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो आप कहेंगे हमारा जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। तो आपको हर तरीके से पढ़ना है, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भाग नहीं सकते आप अपने आप को बच के। तो इस सबसे वायुमंडल की जो है सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर की परत बहिर्मंडल और सबसे नीचे की परत कौन है, क्षोभ मंडल। ठीक, इस मंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का अधिकता होता है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। हीलियम वही गैस है जो वायुयान के टायर में भरी जाती है, ठीक है, गुब्बारों में भरी जाती है, वही है हीलियम, हल्की गैस होती है। ठीक, और जब बहिर्मंडल आपका जहाँ खत्म होता है वहीं से आपका शुरू हो जाता है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष। तो इतना हमने देख लिया कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग वायु का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, हम वायु का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वायु में सबसे ज़्यादा महत्व नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों का जीवित रहना, नाइट्रोजन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और वो लोग CO2 के माध्यम से अपना भोजन तो बनाते हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता हो जाती है। ठीक,
और वायु कैसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। CO2 हमको पता है कि क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वायु में मिलकर पृथ्वी को गर्म करती है। अगर पृथ्वी हमारी बहुत ठंडा हो जाती है तो उसको गर्म करने का काम CO2 करती है, ठीक है। वायु में हमको पता है ऑक्सीजन पाया जाता है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। आपको पता होगा कि जब कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करता है, जैसे रीता शेरपा हो गई, इधर आपके अरुणिमा सिन्हा जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा अंबेडकर नगर किसान जो है दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने जो है विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली जो है विश्व की पहली महिला विकलांग बन गई हैं अरुणिमा सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो पर्वतारोही जब चढ़ते हैं तो उनको सिलेंडर जो ले जाना पड़ता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा होता है, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ते हुए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों का निधन हो जाता है, मर जाते हैं वो लोग ऑक्सीजन की कमी में। तो इसलिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग हम लोग पहाड़ों पे करते हैं। और गोताखोर जब नीचे जाते हैं, जितनी पानी में नीचे जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन कम होता जाएगा, तो इसलिए भी वो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। तो वायु का बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। वायु में आप कपड़े भी सुखा सकते हैं, ठीक। आप लोग कपड़े धुल के धूप में फैलाते हैं तो धूप से ही नहीं सूखता, वायु से और जल्दी सूख जाता है। तो धूप और वायु कपड़े सुखाने के काम में भी आ सकते हैं, ठीक है। वायु अगर नहीं होती तो आवाज़ का हमारा जो है माध्यम नहीं होता, तो जो ध्वनि है, ध्वनि का माध्यम वायु है, इसलिए हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं, ठीक है। वायु से पवन चक्की चलती है, वायु से बिजली का उत्पादन भी होता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से वायु के बहुत सारे उपयोग हम कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। मनुष्य में आपने देखा होगा कि मनुष्य के नाक में जो है बाल पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो वायु जब चलती है, ठीक, तो उसके अंदर धूल के कण हमारे नाक में जाते हैं, जिससे बाल हमारे होते हैं नाक के अंदर जो है धूल कणों को जाने से रोकते हैं, ठीक। वायु का उपयोग हमने देख लिया। वायु प्रदूषण देख लेते हैं। वायु प्रदूषण आपका क्या होता है, ठीक, कि जब हम अनचाहे कण हमारे वायु में आ जाते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं, तो वही अनचाहे कण जिसको हम नहीं चाहते हैं जब वो हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं, तो वही होता है वायु प्रदूषण, ठीक है। इसके कौन कौन से कारण हैं, आइए जरा हम लोग वायु प्रदूषण के कारण देखते हैं, ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो जैसे जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, जिसको आप लोग दावानल बोलते हैं। समुद्र में आग लगती है उसको क्या कहते हैं, बड़वानल। पेट में आग लगती है उसको क्या कहते हैं, जेठाराग्नि। तो ये आपका एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में हिंदी में आ जाता है कि दावानल, बड़वानल और जेठराग्नि, ठीक है। तो इसको आप लोग जंगल में आग लगने का कारण, इसी कारण जो वायु प्रदूषण यहाँ से होती है, आंधियाँ आती हैं, धूल उड़ती हैं, और जो कहीं ना कहीं ये वायु को प्रदूषित करती हैं, ठीक है। इसके और कौन कौन से कारण हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। हम लोग जंगलों को काटते हैं, ठीक है, वहाँ शहर बसाते हैं और उद्योगों का वहाँ पर निर्माण करते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलती है। क्योंकि जब आप उद्योग लगाएंगे, ठीक है, घर बसाएंगे, शहर बसाएंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो धूल को अवशोषित कौन करेगा। पेड़ों का काम क्या होता है, पेड़ की पत्तियां चौड़ी होती हैं, आप देखते होंगे अमेजन के जंगल, वहाँ क्या धूलों को सोख लेते हैं, इसी कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है कम हो जाता है, वायु प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक। हमारे अगला हमारा कारण जो है कि गाड़ी, जो हम लोग जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे उतना प्रदूषण फैलेगा। क्योंकि गाड़ियों के जो धुएं होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या निकलता है, CO निकलता है। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है कि मनुष्य के जो खून में ये जाकर समा जाता है, उनकी ऑक्सीजन में ये प्रभावित करता है, ठीक से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता और आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए आप देखते होंगे घर में जो हीटर, रात में कमरे में हीटर नहीं चला के सोना चाहिए, ठीक है। आपका जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज में आपकी गैस होती है, यहाँ से भी वायु प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो विभिन्न बहुत से कारण उसके हैं, ठीक। आप लकड़ी जलाते हैं, वहाँ से धुआं होता है, ठीक है। कोयला जलाते हैं, वहाँ से धुआं निकलता है। उपली जलाते हैं आप गाँव में, ठीक, तो वहाँ से भी धुआं निकलता है, और इस क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलने का एक कारण, महत्वपूर्ण कारण होते हैं सब। और लकड़ी और कोयले से जो धुआं निकलता है जलाने से, ये आपका गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। अपशिष्ट मतलब होता है खराब चीज, कचरा, कूड़ा, ठीक। लेकिन यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो धुआं क्या है, गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अपशिष्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करते थे गाय का गोबर, ठीक है, अंडा का छिलका, फल का छिलका, ये सब क्या है, ये जैविक अपशिष्ट है, यानी जैविक अपशिष्ट है, जीवों द्वारा अपशिष्ट निकल जा रहा था। तो जैविक अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट भी आप समझ गए होंगे यहाँ से, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। हम लोग अब अम्ल वर्षा की बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है। ये एग्जाम में आया था पिछली बार 2018 के टेन में कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है। तो वो होता है, सिंपल भाषा में आप जानिए, SO2 प्लस NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल, जो अम्लराज होता है, H2SO4, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NOx, ठीक है, पानी के साथ
मिलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं। इसी कारण अम्ल वर्षा होती है। कनाडा जैसे देशों में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, भारत में अम्ल वर्षा होती है। जैसे अम्ल वर्षा होने से क्या हो गया भारत में कि जो आपका ताजमहल है आगरा में, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, अम्लीय वर्षा होने से ये भी जो है पीला पड़ने लगा था। इसी कारण ताजमहल के आसपास जो भी फैक्ट्रियां हैं आगरा में चमड़े की, ठीक है, चमड़े का जो व्यापार आगरा में फैक्ट्रियां हैं, जूते बनते हैं, ठीक है, चमड़े से जितने संबंधित खिलौने बनते हैं, वहां से उनको हटा दिया गया, दूर भेज दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा होने से बिल्डिंग का रंग उतर जाता है, संगमरमर पीला हो गया था, इसीलिए वहां से फैक्ट्रियां हटा दी गई। ठीक है, इसको आप लोग मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर। तो आपका जो लगा था वहाँ वो संगमरमर ही लगा था। कहाँ से आया था? मकराना से आया था, मकराना राजस्थान से। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो राजस्थान का मकराना किस लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और यही संगमरमर का जो पत्थर है वो आगरा के ताजमहल में लगाया गया था मकराना से लाकर। तो कई बार एग्जाम में समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि लंदन धूम्र के बारे में। एक होता है आपका लंदन धूम्र, ये क्या होता है? आप देखते हो कि सर्दियों में क्या होता है कि आप सुबह उठते होंगे तो आपको धुंधला सा दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो कोहरा दिखाई देता है, आप लोग इसको कोहरा कहते हैं, घना कोहरा। तो यही होता है लंदन धूम्र, इसको कहा जाता है। और इसमें सांस वास लेने में दिक्कत होती है, इसमें दृष्टता हमको दिखाई नहीं देती है, दृष्टता हमारी बहुत कम हो जाती है कोहरे में। तो ये होता है लंदन धूम्र। और जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इससे ये भी जो है लंदन धूम्र में कहीं ना कहीं आता है। अब आइए हम लोग जो है वायु प्रदूषण से जो हम लोग देख रहे थे कारक, उसमें जो है भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यह घटना यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये भी आपका क्वेश्चन 2018 के टेट में पूछा गया था। जितना आप देख रहे हैं कि लगातार हर टॉपिक से क्वेश्चन वायु प्रदूषण में ही 2018 के टेट ने 7-8 प्रश्न यहाँ से आए थे। ठीक है, तो 4 सिर्फ वायु प्रदूषण से आया था। तो पूछ लिया गया था पिछली बार के क्वेश्चन में कि जो 2018 में आया था टेट में कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसा हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन आपका 2018 के टेट में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आपको सब पता लग जाएगा, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक, तो हमने देखा कि भोपाल गैस जो कि एमपी में है भोपाल, और यह घटना यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई। ठीक, इस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और अनेक लोगों का श्वास और आंख संबंधी गंभीर जो है बीमारियां हो गई। और इसके बाद जब वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अजीब गरीब विकृतियाँ के बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक था, जिसमें 8 से 10,000 लोग मारे गए थे और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिथाइल, 2 दिसंबर 1984, आप लोग याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण रोकने के उपाय क्या है, कैसे कैसे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, और इनको जो है प्रयोग हम लोग कम कर दें। ठीक है, इनको कम जलाएं, और जब कम जलाएंगे तो क्या होगा, हमारा वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक, और हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहन, लग्जमबर्ग, आपको पता होगा कि यूरोप का एक देश है लग्जमबर्ग, जहाँ पे 100% सार्वजनिक वाहन फ्री कर दिया गया। उसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को बसों में यात्रा करने के लिए फ्री दे दिया। और अभी हाल ही में वो एक ऐसा बिल लाएंगे जिसमें मेट्रो में भी महिलाओं को फ्री कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई भी राज्य सरकार हो, वो अपने राज्य में कहीं ना कहीं फ्री करने से क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा और लोग अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। और खासकर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे, कानपुर जैसे बड़े शहरों महानगरों में ऐसा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा तो हमारे जीने की जो प्रत्याशा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हमें और क्या करना चाहिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, हमें LPG गैस का उपयोग करना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जिसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन भरा होता है, जिससे आप खाना बनाते हैं। अगर आप लकड़ी कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी होती है। LPG जो सिलेंडर घर में होता है, आजकल मोदी जी ने बहुत महंगा कर दिया है पेट्रोल और पेट्रोलियम दाम, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि जब महंगा होगा तो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, कोयले का इस्तेमाल करेंगे, इससे प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी मोदी सरकार से कि कहीं ना कहीं रेट को घटाया जाए फिर से LPG और पेट्रोल को। ठीक, तो ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें भरा होता है सिलेंडर में हमारा। और हमको CNG का इस्तेमाल करना चाहिए, पेट्रोल की बजाय हमको CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ऑटो आप देखते होंगे दिल्ली जैसे शहरों में, यहाँ पर पेट्रोल वट्रोल ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर CNG अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं। तो 40-45 रुपये किलो होता है, ठीक ठाक होता है, सस्ता होता है और पर्यावरण के लिए हितकारी होता है। तो हमें LPG CNG का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, वायु प्रदूषण हमारा
कम हो सके। ठीक, हमें नौकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2018 में आ गया था कि नौकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है। तो जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब आपके नौकरणीय ऊर्जा है जिसको बार बार उपयोग किया जा सके। ऐसे ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं और ये रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे आपका साइकिल हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप चलाते रहिए बार बार, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हवा भरिए साइकिल में, चलाते रहिए। ई रिक्शा हो गया, ठीक है, ये बैटरी एक बार चार्ज हो गई चलती रहेगी, ई रिक्शा, ठीक है। और आपका क्या हो गया, जैसे सोलर सेल है, आप वो भी आप यूज करते रहेंगे, सिर्फ सूर्य की प्रकाश पड़ता रहेगा और वो चलता रहेगा। तो इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी को आपको यूज करना चाहिए जिससे जो है वायु प्रदूषण को रोका जा सके। ठीक, और आपका एक क्वेश्चन और यूपी टेट 2017 में आया था यहीं से कि भारत में प्रदूषण को मापने से संबंधित कौन सी एजेंसी काम करती है। तो काम करती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये भारत में प्रदूषण मापने के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी और यही जो है प्रदूषण के स्तर को जांच करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग हैशटैग कर लीजिए। और वायु दाब एक है आपका अगला टॉपिक जो है वायु दाब, जरा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 मिनट और टाइम दीजिए, वीडियो खत्म होने वाली, लास्ट टॉपिक यही है वायु दाब। इसके बाद मैं कुछ आपको अनाउंस करूंगा तो उसको आप सुन के जाइएगा। वायु दाब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के कारण जो हमें भार महसूस होता है, दाब महसूस होता है, वही आपका वायु दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो ऊपरी दाब लगता है वही आपका वायु दाब होता है। और वायु दाब को हम लोग कैसे मापते हैं, बैरोमीटर से। वायु दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, और समुद्री सतह पर सबसे ज्यादा वायु दाब रहता है। कहाँ पे, समुद्री सतह पर, समुद्री सतह पर सबसे ज्यादा वायु दाब रहता है। और वायु दाब का मात्रक होता है, बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं और वायु दाब बार की इकाई होती है। वायु दाब बार की इकाई है और एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन। तो ये भी आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ सकते हैं, आपके आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज आपका वायु वाला टॉपिक खत्म हो गया जिसमें हमने वायु के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, और हमने देखा वायु का उपयोग, वायु प्रदूषण, इसके कारक तथा निवारण और वायु दाब। तो ये सब आज आपका जो है टॉपिक खत्म हो गया। जो लोग ये 20th लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग तुरंत जाकर वीडियो देख लें, यहाँ से आपके 4 प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में नहीं लेंगे, इसलिए मैं वीडियो को लेंदी बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक कह दीजिए कि द फास्ट स्टडी चैनल जो है मैथ इन्वायरमेंट की कक्षाएं संपूर्ण होने वाली हैं। बस 15 से 20 दिन में आपका टॉपिक सारा यहाँ से खत्म हो जाएगा मैथ और इन्वायरमेंट का। फिर हम लोग हिंदी और संस्कृत को शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी प्लस संस्कृत को शुरू करेंगे और 20 दिन के अंदर ये भी आपका खत्म हो जाएगा। टेट के पहले संपूर्ण जो है कोर्स यहाँ पर खत्म करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको 130 नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने जितना मैं बोल रहा हूँ उतना नोट्स बनाया और पढ़ के रिवाइज कर लिया, सारे टेस्ट कर लिया, इसके बाद हम लोग मैराथन पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वैसे भी बहुत लंबा हो गया वीडियो, यहीं रोकते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।